एन आयरन तावा पेन नेल, आयरन का तावा या तो उसका पैन या तो नेल, उसको जो है आप जो है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में बाहर छोड़ दीजिए, या धीरे धीरे जो है ग्रैप्स जो है खराब हो जाता है, फर्मेंटेड मतलब ग्रैप्स जो है धीरे धीरे अपना जो नेचुरल प्रॉपर्टीज है वो खो देता है। फूड इज कुक्ड, खाना को हम लोग जो कुक कर देते हैं। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो खाना होता है हम लोग खाते हैं तो शरीर के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। वी रिस्पायर, जो हम लोग सांस लेते हैं। तो इस सारा केसेस में क्या होता है पता है आपको, इस सारा केसेस में होता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। क्योंकि जो है एक बार आपका जो दूध से छोड़ दिया, दूध खराब हो गया, जो लोग खाता है दूध फट गया, तो ये फट गया तो ये खत्म हो गया, अब आपको वापस जो है मिल्क नहीं मिल पाएगा, ओरिजिनल मिल्क नहीं मिल पाएगा। तो ये सब केमिकल चेंज हो गया। तावा अगर हम बाहर इसको ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, कोई भी आयरन का चीज करते इस पे एक लग जाएगा रस्टिंग, उसका हो जाएगा रस्टिंग। अब रस्टिंग हो गया तो ये अपना ओरिजिनल नेचर जो है खो दिया। तो ये भी आपका एक तरह का हो गया केमिकल चेंज। तो ये सब केमिकल चेंज है, और इसमें जो रिएक्शन हो रहा है, इसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो ये सारा चीज जो है वही था। तो यहाँ दिया ही है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस वी हैव, पहले जो आपके पास अभी जितना जो सब्सटेंस का इनिशियल प्रॉपर्टीज है या नेचर है, वो जो है आपको चेंज हो जाएगा, समवॉट चेंज हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस, क्लास नाइन्थ में आपको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पता ही है। तो इसमें whenever a chemical change occurs we can say a chemical reaction take place, कभी भी केमिकल चेंज होता है, जैसे कि इस सब केस में क्या था, केमिकल चेंज हो रहा था, इसीलिए हम क्या बोले कि यहाँ केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, यही केमिकल चेंज को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। यहाँ भी ये भी कह रहा है कि कभी भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ क्या होगा, केमिकल रिएक्शन। आगे, you may perhaps by wondering to be what is actually meant by a chemical reaction. How do we know that a chemical reaction has taken place? अब कैसे हमको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन वहां पे हो रहा है? तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी चैप्टर पे। आपको यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा है, फिगर में आपको कुछ दिखने को यहाँ पे मिल रहा होगा। ये देखिए, ये मैग्नीशियम रिबन था, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया तो देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में, और इसका कलर कैसा हो गया, व्हाइट पाउडर। कैसा कलर हो गया है, व्हाइट पाउडर। एक बर्नर ले लिया गया, उसमें क्या किया गया, आग लगा के इसमें, और इसको टंग से फिक्स करके मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया। जलाने के बाद देखिए ये यहाँ पे कन्वर्ट हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका कलर होता है व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। तो आपको यहाँ जो है धीरे धीरे आपको चेंजेस नजर आएगा। ऑब्जर्व किए कि एक सॉलिड प्रोडक्ट था मैग्नीशियम रिबन, धीरे धीरे करके एकदम छोटा सा टुकड़ा टुकड़ा में पाउडर, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया, यानी कि यहाँ पर भी केमिकल रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, मैग्नीशियम हम लोग लाए, उसको जो है जलाएं तो एटमॉस्फेयर से O2 मिल गया, O2 मिला तो ये बन गया MgO। यही MgO जो बना वही क्या है, व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर। ये ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए आप, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ dazzling white flame, एक dazzling white flame टाइप का उसका जलने के बाद उसमें यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ अ dazzling white flame, जो व्हाइट फ्लेम था उसके साथ मैग्नीशियम रिबन को क्या किया गया, जलाया गया एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। तो बाद जलने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो गया, व्हाइट पाउडर में। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑलरेडी हम आपको बताएंगे उस पाउडर क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, आपको बताया था कि मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन मिल जाता है तो बनता है एयर से। तो ये हो गया। फ्रॉम एबव 3 एक्टिविटीज, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज दिया हुआ है। टेक अ जिंक ग्रेनुल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क इन अ टेस्ट ट्यूब, ऐड HCl। तो जब भी आप जेडन ले लीजिएगा और उसमें HCl में जब इसको डालिएगा, इसमें ऐड कर दीजिएगा HCl, तो आपको ये बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस दिखेगा। तो ये H2 गैस आपको क्या दिखाएगा, ये H2 गैस आपको दिखाएगा कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैस हो रहा है। तो यहाँ पर दिया है, फ्रॉम एबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से अबाउट एनी द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन इज टेकन। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा, उसके स्टेट में चेंज होना, दूसरा उसके कलर में चेंज होना, तीसरा उसके गैस का प्रोड्यूस होना, चौथा टेम्परेचर का बढ़ना।
तो ये सारा चेंज जो है कोई भी केमिकल रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि यहाँ देखिए कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रेन्यूल्स जैसे ही डाला गया तो यहाँ से देखिए आपको H2 गैस दिखा रहा है। जेड ई मिला इसके साथ, ये HCl में घुला तो Zn प्लस HCl इसके साथ हुआ और रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन गैस दिया प्लस में कंपाउंड बना ZnCl2। तो ये देखिए आपको देखने को मिला। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आप केमिकल रिएक्शन का डिफिनेशन आपको पता ही होगा कि जो भी केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज में जो रिएक्शन इन्वॉल्व होता है उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। The If we observe the changes around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We'll study the various type of chemical reaction and the symbolic representation. अभी बोल रहा है कि जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है सबका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग, यानी कि सबका सिंबल में रिप्रेजेंट करना। जैसे कि एग्जांपल में बोले मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट किया तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कितना होगा मैग्नीशियम का, सॉरी यहाँ पर MAgNEC मैग्नीशियम ऐसे लिखेंगे। मैग्नीशियम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसी को आप स्टडी करेंगे बनेगा MgO। चलिए हम लोग देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को। तो कह रहा है केमिकल इक्वेशन एक्टिविटी 1.1 डिस्क्राइब व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज burnt in oxygen it gets converted into magnesium oxide. This description of a chemical reaction in a sentence is quite long. It can be written as shorter form. हम बोलेंगे कि when magnesium oxide, जैसे कि हम आपको बोल के बता रहे हैं when magnesium reacts with oxygen it form magnesium oxide। ये काफी बड़ा नहीं आपको लग रहा है, आपको इसको छोटा फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे इसको वर्ड के फॉर्म में, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये सबको क्या बोलते थे आपको पढ़ाई हम, ये जो एरो होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ये एरो के राइट हैंड साइड जो रिएक्शन होने के बाद बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जो सब्सटेंस फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। यहाँ आपको देखने को मिला होगा द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है या जा रहा है वो कौन है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या बोलेंगे रिएक्टेंट, इसीलिए इसको बोला जाता है रिएक्टेंट। A new substance is magnesium oxide formed during the reaction। और नया सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है रिएक्शन के बाद उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपको डेफिनेशन भी मिल गया। अब हम लोग डिपेंड कर रहा है कि आप हम लोग को केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। A word equation shows change of reactant to product। ये रिएक्शन से क्या चेंज हो गया, रिएक्शंस हुआ, रिएक्टेंट्स मिला और फिर रिएक्शन हुआ तो किसमें चेंज हो गया प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट से किसमें चेंज हो गया प्रोडक्ट। तो यही बता रहा है। और ये आपको एरो से क्या किया जाता है सेपरेट आउट किया जाता है। एरो के इस साइड जो हो गया वो LHS हो गया, इस साइड हो गया NHS। और हर दो एलिमेंट को प्लस के साथ सेपरेट करते हैं। जैसे कि H2 प्लस Cl2 ये दोनों को सेपरेट करना है, रिएक्शन कर रहा है और दोनों सेपरेट करना है तो प्लस के साथ करेंगे, दोनों के बीच में प्लस लगाना है। ये सब ध्यान में रख लेना है। अब हम लोग देखते हैं इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे हम केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन ऑलरेडी आपको जो है वीडियोस जहाँ पे आएगा तो हम डिफिनेशन वहां से कट करके यहाँ पे डाल देंगे। तो केमिकल इक्वेशन का डिफिनेशन हम लोग जो है वहां पे देख लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे बढ़ते हैं। कह रहा है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को और भी हम शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते थे बिल्कुल। हम पहले हम क्या किए थे वर्ड में किए थे, वर्ड के जगह पर क्या करेंगे उसके सिंबल और फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन को ही, किसके टर्म्स में फॉर्मूला के टर्म्स में। तो इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में एक और बार डिफिनेशन लिखा देते हैं। द रिप्रेजेंटेशन द सिंबॉलिक एंड फॉर्मूला फॉर्मूलाज रिप्रेजेंटेशन of chemical reaction is called chemical chain, is called chemical equation, is called chemical equation। तो केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक और फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन वही कहलाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन था उसको हम लोग रिप्रेजेंट किया Mg में, उसके सिंबल में, O2 में, प्लस कंपाउंड बना MgO उसमें। तो इसी रिप्रेजेंटेशन को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। तो ये हो गया।
अब हम लोग बात करेंगे कि केमिकल इक्वेशन में हम लोग जो है कुछ तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो आपको कभी नजर नहीं आया कि Mg+O2 लिखा हुआ है, तो भैया यहाँ पे Mg और O2 बना तो MgO बना, तो हम एटम हर एक एलिमेंट का एटम लेते हैं। इसके पास एक एटम, यहाँ इसके पास दो एटम है, यहाँ पर मैं इधर एरो के इस साइड जो दो है तो उसमें मैग्नीशियम का एक एटम है भैया, ऑक्सीजन का दो एटम है, और इधर रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ मैग्नीशियम का एक एटम है, ऑक्सीजन का भी एक एटम है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दोनों तरफ एटम क्या है, अनबैलेंस हो गया। यहाँ पर चलो बात के मैग्नीशियम का तो ओके ओके है, बट ऑक्सीजन इधर दो है इधर वन है, तो ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। यानी कि अब जो है हमको ये पता चल गया कि यहाँ पर दोनों तरफ एटम बराबर नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम इसको डिवाइड किया गया बैलेंस और बैलेंस केमिकल इक्वेशन में और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन दो टाइप का होता है, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। तो अभी हम लोग देखेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो कह रहा है रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट वी स्टडीड इन क्लास 9। क्लास 9 में अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को स्टडी किया है। मास का नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। शॉर्टली एक एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, जैसे कि H2 और O2 वाले एग्जांपल्स। H2 और O2 मिलता है तो क्या बनाता है H2। तो हाइड्रोजन का यहाँ पर 2 ग्राम हो गया मास, ऑक्सीजन का हो गया 16 दुना 32 होता है, 32 और 2 हो गया 34 ग्राम, और यहाँ भी हाइड्रोजन हो गया 2, तो 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम 18 ग्राम। तो अब तो देखिए दोनों तरफ मास तो इक्वल नहीं है, लेकिन क्या कहता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, जितना रिएक्टेंट साइड मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड होगा। मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो पार्टिसिपेट किया 34 ग्राम, तो बनना भी चाहिए 34 ग्राम, तो यहाँ 18 ग्राम बन रहा है। तो भैया यहाँ तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। तो यही कह रहा है total mass of reactant elements present in product side is equal to the total mass of reactant side। reactant side और product side का मास इसके बराबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इसको इक्वल करना ही पड़ेगा आपको हर हाल में। अब हमको भी बराबर करना है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या करेंगे, H2 और O2 वाले केस में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों के एटम को पहले बराबर करेंगे। जब भी हम लोग एटम को अगर हम लोग बराबर कर देते हैं तो मास ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में फॉलो हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो हम भी यहाँ पे कर दिए 2। तब हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन हो गया 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन पे लगा दिए 2। अब देखिए कंप्लीटली आपका सारा एटम बराबर हो गया। हाइड्रोजन का यहाँ पर कितना हो गया 4, ऑक्सीजन का कितना हो गया 2, यहाँ भी हाइड्रोजन का कितना हो गया 4 इस तरफ, और ऑक्सीजन का भी कितना हो गया 2 into 1 2। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होगा, और यहाँ पे कोफिशिएंट लगाए थे मल्टीप्लाई होगा 2 into 2, हाइड्रोजन में क्या हो गया 4, अब 2 1 से गुना होगा 2 into 1 2, तो ऑक्सीजन का 2 हो गया। अब दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर हो गया, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी फॉलो कर लिए हम लोग। तो याद रखना है कि हम लोग एटम को इसलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि हम लोग को फॉलो करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, वायलेट नहीं करना है। दोनों तरफ हम लोग को मास इक्वल चाहिए। तो मास इक्वल तभी होगा जब दोनों तरफ एटम क्या हो, बराबर हो। तो यही कॉन्सेप्ट था और इसको बहुत ही अच्छे से आप पढ़िएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो एक और एग्जांपल को देखते हैं, देख रहे हैं गौर से, जिंक है और सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो क्या रिएक्शन करके क्या बनाया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक का जो रिप्रेजेंटेशन हो गया Zn, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। रिएक्ट किया तो जिंक सल्फेट बनाया, तो जिंक सल्फेट का हो जाएगा ZnSO4, साथ में साथ क्या हाइड्रोजन गैस निकला, तो हाइड्रोजन गैस का क्या हो जाएगा H2। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब लोग देखते हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे। तो देखिए ये सब जो इतना लिखा हुआ है, टू बी ऑनेस्ट मैंने शॉर्ट में आपको एक चीज बताना है कि शॉर्ट में हमको ये बताना है कि कभी भी हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंस हम लोग दोनों तरफ एटम को लिख लेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड का सारा एटम है, प्रोडक्ट साइड का सारा एटम। जिंक साइड रिएक्टेंट का कितना एटम है, एक, तो देखिए यहाँ पर आपको एक लिखा हुआ है। हाइड्रोजन का कितना है, 2, तो देखिए हाइड्रोजन इधर 2 लिखा हुआ है। सल्फर कितना है, 1, तो 1 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन कितना है, 4, तो 4 लिखा हुआ है रिएक्टेंट साइड। अब यही चीज देखिए जिंक का प्रोडक्ट साइड कितना है, 1, 1 लिखा हुआ है। सल्फर कितना है, सल्फर है यहाँ पे 1, तो सल्फर भी देखिए 1 लिखा हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पे है 4, तो देखिए 4 लिखा हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो देखिए 2 लिखा हुआ है। यानी दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम दोनों का लिखा हुआ है, रिएक्टेंट साइड का, प्रोडक्ट साइड का। सबसे पहले आपको एटम लिख लेना चाहिए, और बैलेंस करने के लिए मेरा पर्सनल तरीका है, सबसे पहले उसको बैलेंस करेंगे जिसका एटम ज्यादा है। तो यहाँ पर गौर से देखिए सबसे एटम ज्यादा है ऑक्सीजन का, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और ऑलरेडी इक्वल भी है, तो हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और यहाँ भी हाइड्रोजन देखिए सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ जिंक 1 है, यहाँ भी जिंक 1 है। यानी यहाँ पर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या है, बराबर है। रिएक्टेंट साइड भी सारा एटम बराबर है, प्रोडक्ट साइड भी बराबर है। तो जब भी रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम बराबर होता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यानी ये आपका हो गया बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये हो गया।
तो इसका डिफिनेशन अगर हमको शॉर्ट में डिफाइन करना पड़े तो लिखेंगे टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट साइड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड, यानी कि जितना भी रिएक्टेंट साइड हुआ टोटल मास, सॉरी टोटल मास बोलिए या टोटल एटम्स बोलिए, वो बराबर होगा किसके, टोटल एटम्स ऑफ प्रोडक्ट से। ये ध्यान में रखना है, यानी कि यहाँ से हमको कंक्लूजन ये लिख देते हैं कि टोटल एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड बराबर टोटल एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड, टोटल एटम ऑफ प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी होगा बैलेंस, जैसे कि एग्जांपल से आपको हमने समझाया। चलिए अब लोग नेक्स्ट आते हैं नीचे की तरफ अपने। एक और एग्जांपल आपको दिख रहा होगा Fe प्लस H2, रिएक्टेड का बना Fe3O4 प्लस H2। तो ये रिएक्शन हो गया। अब इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। यहाँ पर देखिए तो कह रहा है बैलेंस करने के लिए यहाँ कुछ स्टेप दिया एनसीईआरटी अपना। तो सबसे पहले बोला सबको आप बॉक्स में डाल दीजिए, ऐसे करके बॉक्स में आप पिन कर दीजिए सबको। देखिए सबको Fe को बॉक्स में डाल दिया गया, H2O को बॉक्स में डाल दिया गया, इसको भी बॉक्स में और इसको भी बॉक्स में। अब आपको क्या करना है, जितना भी, अब इसके अंदर में कुछ नहीं करना है, सब आपके बाहर में लगाना है। जितना भी आप कोफिशिएंट ऐड कीजिएगा, मतलब मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 से 2 से 3 से किसी भी नंबर से, तो इसके पीछे लगेगा, ना कि इस बॉक्स के अंदर लगेगा कुछ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कह रहा है टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन फर्स्ट रो बॉक्सेस अराउंड फार्मूला। जितना भी पहले आपको बॉक्स बना देना है, जितना भी अगर आपको पहले बैलेंस करना है उससे पहले बॉक्स बना देना है। तो आस पास नंबर ऑफ एटम सबका लिख लिया गया है। देखिए यहाँ पर Fe का 1 है, रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, प्रोडक्ट साइड Fe 3 है, ऑक्सीजन जो है 4 है, हाइड्रोजन 2 है, सब लिख लिया गया। अब अगला स्टेप देखिए गौर से, पहले एटम लिख लिया, अब दोनों तरफ स्टेप 2 में दोनों तरफ एटम लिख लिया। स्टेप फर्स्ट में सबको सबके बॉक्स से सेपरेट कर दिए। अब स्टेप 3 में करा है, इट इज ऑफ्टन टू कन्वीनिएंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। बिल्कुल सही बोला है। सबसे पहले उस कंपाउंड या को देखेंगे जहां पर मैक्सिमम एटम है उसके पास। तो यहाँ पे लिखा है इट इज ऑफ्टन टू कन्वीनिएंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो यहाँ पे एटम 2 1 3 हो गए, 3 और 4 देख रहे हैं, 4 3 और 4 कितना हो गया 12, यानी कि सबसे बड़ा एटम इसके पास है, इस वाले कंपाउंड के पास है। हम लोग सबसे पहले इसी को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का कोशिश करेंगे इस वाले को। तो देखिए यहाँ उठाए Fe2 Fe3O4 को उठाए, क्या है कि सबसे ज्यादा एटम इसी के पास है, 4 है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हाइड्रोजन Fe यहाँ पे 3 है और ऑक्सीजन 4 है। तो हमको Fe को क्या बनाना है, 3 बनाना है। तो 3 बनाने के लिए इसको यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और Fe इधर भी 3 इधर भी 3 बन गया। और ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन जो है इधर कितना 4 है, यहाँ ऑक्सीजन आपको बोर्ड से दिख रहा होगा कितना है 1 है। 4 बनाने के लिए ऑक्सीजन क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लगा देंगे, ऑक्सीजन 4 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन तो 4 अब हो ही गया, बैलेंस हो गया इधर। तो अब हाइड्रोजन का भी बारी है। हाइड्रोजन यहाँ पर 4 2 से कितना हो गया 8, यहाँ भैया हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पर हम लगा दिए 4। अब देखिए सब एटम बराबर हो गया, यहाँ पर Fe3 यहाँ भी Fe3, यहाँ ऑक्सीजन 4 यहाँ भी ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन यहाँ 4 2 से 8 यहाँ पे 4 2 से 8, यानी कि सब एटम क्या हो गया, बराबर हो गया। यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। सबसे पहले उस कंपाउंड को खोजेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा, उसी को बैलेंस करेंगे, उसी के रिस्पेक्ट में देख के दोनों तरफ बैलेंस करेंगे। जब ये अगर बैलेंस हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा होते जाएगा आपको, तो ये ध्यान में रखना है। जैसे कि हमने यहाँ देखा कि Fe3O4 के ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा 4 था, तो ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिए, और Fe यहाँ 3 था, 3 को बैलेंस कर दिया, बाकी ऑटोमेटिकली आपको बैलेंस हो जाएगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसी प्रकार आपको बैलेंस करना है बहुत सारा कंपाउंड का। कभी भी आपको जैसे हमको H2O का बैलेंस करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पर O2 लगा देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, हमेशा लगाएंगे तो ये गलत हो गया। हमेशा हम लोग H2O है यहाँ पे तो इसके पीछे में लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए देखे थे हम लोग ये इधर लगाए थे, तो ये करेक्ट तरीका है, ये गलत तरीका है। तो ये दो बात को आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग जैसे Fe है तो पहले Fe को 2 लगाना था, तो हम यहाँ पे 2 लगाएंगे, तो ये सही है बिल्कुल। कोई अब आदमी क्या कर दिया, अब Fe को यहीं पे 2 लगा दिया, तो दिस इज रॉन्ग, ये नहीं लगाना। चलिए नेक्स्ट आप हम लोग पढ़ रहे हैं अपने। अब कह रहा है स्टेप सीमेंट सब जब बैलेंस वगैरह कर लेते सबका अगर राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट आप लिखना, अगर आपको पता है तो उसको लिखना जरूरी है। केमिकल इक्वेशन भी है, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। केयरफुली एग्जामिन व्हाट एवर बैलेंस डज द इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट फिजिकल स्टेट। क्या इक्वेशन में फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ बताया जा रहा है। Each reactant and product, जितना भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है सबका, नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन
इन दिस इक्वेशन अबाउट फिजिकल स्टेट, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। तो टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर आपको केमिकल इक्वेशन को और इन्फॉर्मेटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबका फिजिकल स्टेट लिखना पड़ेगा। तो आपको हम अभी बता रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, जितना भी चीज सबका फिजिकल स्टेट देखेंगे। अगर गैस है तो गैस के लिए हम लोग यूज करेंगे जी, गैस कहीं पे है तो गैस के लिए क्या यूज करेंगे, शॉर्टली में जी, और ऐसे करके एक एरो लगाएंगे। ये एरो में से दोनों में से कोई भी आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर लिक्विड है तो इसके लिए यूज करेंगे एल, अगर सॉलिड है तो उसके लिए यूज करेंगे एस। बस इतना ध्यान रखना है। कोई प्रिसिपिटेट बन रहा है, प्रिसिपिटेट, इसके लिए यूज करेंगे एरो डाउनवर्ड या तो पीपीटी लिखेंगे, पीपीटी। तो ये सब इतना ही बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ पानी में कोई मिला हुआ है तो उसके लिए यूज करेंगे ए क्यू, कोई पानी में डिजोल्व है तो उसके लिए यूज करेंगे ए क्यू, एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं, सॉरी स्मॉल ए क्यू, ऐसे कर। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखना है आपको। यहाँ पर दिया गया गैस को जी से डिनोट करेंगे, एक्वा सोल्यूशन को ए क्यू से डिनोट करेंगे, कोई सॉलिड चीज है उसको एस से डिनोट करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेटिव होगा। जैसे कि देखिए एफ था सॉलिड तो एस लगा दिए, H2O गैसेस फॉर्म में था तो जी लगा दिए, यहाँ Fe3O4 सॉलिड बना तो एस लगा दिए, H2 गैस है तो जी लगा दिए। इससे क्या होगा कि हमारा केमिकल इक्वेशन और अच्छा हो गया, इन्फॉर्मेटिव हो गया। कोई भी इंसान जो है फिजिकल स्टेट को समझ जाएगा कि हाँ ये सब चीजें हुआ। समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट, कुछ रिएक्शन में देखिए एटम क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, कैटलिस्ट को भी मिलाया जाता है ताकि रिएक्शन का और फास्ट हो। कैटलिस्ट का काम होता है रिएक्शन में घुस के रिएक्शन को रेट को बढ़ा देना। तो ये होगा। देखिए गौर से यहाँ पर देखिए गैस गैस, और ये देखिए यहाँ पर कभी कभी प्रेशर दिया जाता है तो प्रेशर को भी लिख देंगे ताकि इन्फॉर्मेटिव लगे। यहाँ से हमको पता चलेगा कि रिएक्शन कराने के लिए हमको 340 एटीएम प्रेशर दिया गया, देना पड़ा। फिर इस रिएक्शन में हमको ये भी पता चलेगा हमको सनलाइट देना पड़ा और क्लोरोफिल का प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस ऐसे नहीं बनता है, आपको तो याद होना चाहिए। एक से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आता है, सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, प्लस में O2 रिलीज होता है और H2 रिलीज होता है। तो इसको देखिए बैलेंस किया गया हुआ है, बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम बराबर। तो ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब कह रहा है राइट एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो गॉड से एक और बात आपको बता रहा है कि सब जो रिएक्शन आप वर्ड में लिखा हुआ है, वर्ड से आपको सिंबल और फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्लास 9 का केमिकल फॉर्मूला लिखने आना चाहिए। हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, एक मैंने वीडियोस बनाया, आप वहां जाके देखिए, वहां से आप इसका सबके बारे में लिख पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन को लिखना है तो H2 लिखेंगे, क्लोरीन का लिखना है तो प्लस Cl2 लिखेंगे, और HCl बना तो HCl लिखेंगे। ये सब बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। आपको कैसे आएगा लिखने के लिए, उसके लिए आपको वीडियोस जाके देखिए, वहां से बनाना सीखिए। फिर उसके बाद हम लोग आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे जिसमें आपको सारा का एकदम बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वे में और आसानी में आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, आप जाके पहले वीडियोस देख के आइए, उसके बाद जो है आपको ये क्वेश्चन जाके बनाइएगा, तो उसको लिखना है सिंबल और फॉर्मूला, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितना टाइप का होता है। तो कह रहा है वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अदर एलिमेंट। कह रहा है कि आप क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता था तो कोई भी एलिमेंट का, जैसे कि यहाँ पर H2 है और Cl2 है, ठीक है। तो H2 और Cl2 में हम बताएं HCl बनेगा तो एटम भी कंजर्व रहेगा, जितना एटम इधर रहेगा उतना एटम इधर भी रहना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर होता है तो इसमें ब्रेक, जैसे कि रिएक्शन बन रहा है, कंबाइन हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड बनता होगा। HCl बनने में क्या होता होगा, बॉन्ड बनता होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात। और जब भी कोई चीज, जैसे कि आप डिकम्पोज हो रहा है, HCl को ही हम डिकम्पोज करवा रहे हैं तो ये टूटेगा H2 + Cl2, तो इस केस में क्या होगा, बॉन्ड टूटा होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बॉन्ड टूटता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड बनता है, दो एटम के बीच में, दो सब्सटेंस के बीच में। तो ये हल्का इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान हायर क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगा। जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है उस केस में बॉन्ड का क्या होता है पता है आपको, बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन था ये वाला, और ये था डिकम्पोजिशन, इसमें बॉन्ड ब्रेक होता है। तो दो चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। तो कैल्शियम, आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक शॉर्ट तरीका बताएं, कॉम्बिनेशन कुछ नहीं होता है, दो एलिमेंट मिलेगा, वन एलिमेंट प्लस वन, दोनों मिलके बना देगा एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बनता है। दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। जैसे कि मान लेते हैं कि ए है एक बी है, ए और बी मिला तो क्या बनाया सी। दो एलिमेंट, दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलेगा और एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा।
सिंगल सब्सटेंस बना तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान में हो गया, ये डिफिनेशन हो गया। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स वाइग्रोसली विद वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रोलाइट। तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है धीरे धीरे H2O के साथ रिएक्ट किया और बना लिया सिलेक्ट लाइट, जिसको बोलते हैं COH का हॉल्ट बेस। इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये ध्यान में रख लेना है। और साथ में साथ हीट होता है और इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रहा है। तो एक और चीज आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे रहे हैं हम कि कहीं भी रिएक्शन में अगर हीट रिलीज होगा तो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ में साथ हीट रिलीज हो रहा है, एक तरह से ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, दोनों है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एनी रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज, इन विच हीट या तो एनर्जी, हीट और एनर्जी इज रिलीज होता है, इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हो गया शॉर्ट में। और ये दो एलिमेंट दो कंपाउंड मिला, दोनों आपस में दो सब्सटेंस मिला और एक सिंगल सब्सटेंस बना है, तो इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या किया जाता है हम बताते हैं। आप मार्केट में चूना मिलता है, पहले के समय में चूना से पेंटिंग होता था, तो इसको क्विकलाइम मार्केट में मिल जाता है, हम खरीद के ले आए और रात में पेंटिंग करने से पहले हम लोग पानी में डालते थे। जिसको पानी में डाल दिए तो धीरे धीरे रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद ये बना लेता है CaOH का हॉल्ट वाइज, ये बनाता है CaOH का हॉल्ट वाइज, इस टाइप का बनता है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं CaO मार्केट से खरीद के लाए और ये सॉलिड के फॉर्म में होता है और इसको पानी से मिलाएं, पानी में डाल दिए पेंटिंग करने से पहले, तो ये बना लेता है CaOH का हॉल्ट वाइज और साथ में साथ हीट रिलीज होता है। तो रात में जब भी आप इसमें डालते हैं, थोड़ा देर के बाद अगर इसमें आप हाथ डालिएगा तो आपको थोड़ा हाथ में मतलब क्या बोलते हैं हीट फील होगा, वो पानी जिसमें CO मिला हुआ है। तो चलिए हम लोग आप नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ वही लिखेगा ऐसा रिएक्शन जिसमें कि बहुत सारा सब्सटेंस बनता है और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेगा, एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये आपको एक कह रहा है डू यू नो, तो इससे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। आपको बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सिलेक्ट लाइन प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन से प्रोड्यूस हो गया, जिसका यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। एक स्टूडेंट का कोई कंफ्यूजन हो गया था, हम पूछ रहे थे, तो बोला था कि व्हाइट वॉशिंग में जो है क्वेश्चन आया होता किसका यूज होता है, तो वो बोला था CaCO3। बोला मेरे सर यही बताएं, ये बिल्कुल ही गलत है। व्हाइट वॉशिंग जो होता है वो बनाएगा ना CaOH का हॉल्ट वाइज, जो भी फॉर्म हुआ था पानी में, ये बनता है, ये हुआ व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये आके वापस जो होता है इसको हम फिर वापस अगर हम छोड़ देंगे, जो लेयर करके दीवार पे छोड़ देंगे, तो एटमॉस्फेयर में CO2 है, तो उसके साथ रिएक्शन करके एक लेयर बनाता है, मार्बल बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें साथ साथ H2O थोड़ा लिक्विडिटी प्रोड्यूस होता है। तो ये ध्यान में रखना कि जो व्हाइट वॉश की है, तो धीरे धीरे जो व्हाइट वॉश है दीवार पे, वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है थिन, तो उसके साथ रिएक्ट करके वाल पे थिन लेयर बना लेता है, तो जो लेयर बनता है उसी को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इट इज फॉर्म आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन के बाद ये लेयर फॉर्म होगा। व्हाइट वॉश जैसे आप दीवार में पेंट कर दीजिएगा चूना से, तो 2 से 3 दिन बाद एक लेयर फॉर्म होगा, वही जो लेयर फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इससे आपका दीवार जो है थोड़ा शाइनी करने लगेगा। ये देखिए, ये ध्यान में रखना है। ये रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 मिलकर CaCO3 बनाया, ये लेयर फॉर्म होता है, ये लेयर को फॉर्म होने में 2 से 3 दिन लगता है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं अगला, बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब कोयला को जलाना। कोल में क्या होता है, कार्बन होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन मिला तो CO2 बना। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट मिला, एक सिंगल सब्सटेंस बना। यहाँ भी देखिए 2 रिएक्टेंट मिला, एक सिंगल सब्सटेंस H2 प्लस O2 मिला तो H2O बना। तो ये सब हो गया आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो कह रहा है when two or more substance element or compound combine to form single product, this reaction is called combination reaction। सिंपल लैंग्वेज में आपका डेफिनेशन मिल गया यहाँ पे। when two or more substance element और compound, सब्सटेंस में क्या हो सकता है, या तो एलिमेंट भी हो सकता है या तो कंपाउंड भी हो सकता है, दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक सिंगल प्रोडक्ट। इसी रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो होता है इवॉल्व होता है। मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो होता है हीट रिलीज होता है। इवॉल्व मतलब निकलना, निकलता है। इवॉल्व का दूसरा नहीं समझ में आता है तो मतलब समझिए रिलीज, यानी कि निकलता है। तो रिएक्शन में अगर हीट निकलता है तो क्या बोलते हैं, तो ये हो गया। कर रहा है एक्टिविटी ऑब्जर्व लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व, दिस मेक्स रिएक्शन मिक्सचर वार्म।
इससे जो रिएक्शन का जो मिक्स हुआ वो धीरे धीरे वो रिएक्शन क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ अगर हीट रिलीज होता है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यहाँ देखिए जब नेचुरल गैस को जलाते हैं तो CH4 मीथेन होता है उसमें, और ऑक्सीजन मिला तो बनाता है CO2 और साथ में से H2O गैस देता है, और इसमें साथ साथ हीट रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? हीट। इस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ध्यान में रख लीजिए। दूसरा, डू यू नो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग जो खाना खाते हैं तो खाना खाते हैं तो हम लोग का खाना इसके फॉर्म में होता है ग्लूकोज C6H12O6। अब खाना खाएं तो बाहर से रेस्पिरेशन में क्या लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर से लाते हैं। अब खाना में ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन मिला तो क्या बनता है, आपको याद होना चाहिए, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी मिलता है, एनर्जी। देखिए ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलता है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी किसके फॉर्म में यहाँ पर होता है, हीट के फॉर्म में। तो इस रिएक्शन जो होता है रेस्पिरेशन, हम लोग के अंदर भी रेस्पिरेशन जो होता है वो हम लोग के अंदर में कैसा रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज हुआ। जहाँ एनर्जी रिलीज हो उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक, जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। जहाँ एनर्जी रिलीज हुआ, खाना खाएं तो ऑक्सीजन लिए तो खाना हमको एनर्जी मिला, बाहर रिलीज हुआ तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इसलिए ये होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर वगैरह का, वो भी कैसा रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक, इसमें भी हीट रिलीज होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपनी, तो अब हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें से क्या होगा, सिंगल सब्सटेंस, मान लेते हैं सिंगल सब्सटेंस ए, ये टूटेगा दो छोटे छोटे सब्सटेंस बी प्लस सी। सिंगल सब्सटेंस टूटेगा दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में, या तब याद रख लेना यही चीज। तो अभी हम लोग देख रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस टूटता है दो या दो से अधिक सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो जैसे कि एग्जांपल में देखिए FeSO4 एक सिंगल सब्सटेंस था, ये टूटा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, दो या दो से अधिक छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट गया। इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो FeSO4 यहाँ पर याद रखना है, सबसे कलर याद रखना है। सबसे बड़ी बात एनसीईआरटी में जितना भी कलर है और हम यहाँ पे बताएंगे, आपको याद करते जाना है। क्या बोल रहा है, यू हैव यू नोटिस्ड दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन। सब बच्चा को याद रखना है, ग्रीन कलर। और ये क्या करता है, जैसे ही आप रिएक्शन करेगा, यहाँ हीट दिए, इसको हीट दिए तब क्या किया, डिकम्पोज हुआ, टूटना स्टार्ट किया, टूटा Fe2O3 में और SO2 और SO3 में। तो कह रहा यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। आपको जो थोड़ा सुगंध आते रहेगा, आपके नाक की तरफ जो है थोड़ा सा स्मेल आएगा। In this reaction, you can observe the single reactant breaks down into simpler products. एक single reactant था, ये reactant था, ये टूटा अलग अलग प्रोडक्ट में, छोटा छोटा प्रोडक्ट में। This is a decomposition reaction। एक किस प्रकार का क्या है, decomposition reaction। FeSO4 into 7H2O lose water when heated। ये वाटर, इसके पास वाटर होता है, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। ये वाटर इसके साथ ऐड है। अब इसमें क्या किया, हीट किया तो पानी गैप होगा, पानी गैप होगा तो धीरे धीरे चेंज हो गया, और हीट देते गए तो टूट गया Fe2O3 में और SO2 में प्लस SO3 में। तो इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड, ऑलरेडी लिखा हुआ है। और एक प्रकार का सॉलिड हो गया तो यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है। SO2 SO3 गैस होता है तो गैस गैस लिखा हुआ है। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating, it is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It is many uses in manufacture of cement। तो ध्यान में रखना है क्या बोला, यहाँ पे बताते हैं। यहाँ पे बोला गया कि ये आपने एक देखा है डिकम्पोजिशन CaCO3 का, इसी से हम लोग एक प्रकार का स्टोन होता है, ये इसको ला के हम लोग हीट देते हैं। हीट मतलब ऐसे सिंबल होता है हीट का, हीट देते हैं तो टूट जाता है CaO प्लस CO2 में। तो यही जो होता है चूना बनता है, लाइम, क्विकलाइम या लाइम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूज किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में, याद रख लीजिएगा। मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट में यूज किया जाता है और बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इट इज यूज इन इंडस्ट्री, दिस रिएक्शन इज यूज इन इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। तो दो चीज ध्यान में रख लेना है। अब हम लोग बढ़ते हैं कि CaCO3 था लाइमस्टोन, ये टूट गया क्विकलाइम में और CO2 में, तो इसका यूज हम आपको बता ही दिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है अनदर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन इसी को बोलेंगे, इस ये एक प्रकार का थर्मल डिकम्पोजिशन जिसमें हम लोग हीट देते हैं। ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट देते हैं तब टूटता है तो उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। इसमें हीट दिया गया तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी आप लीड नाइट्रेट को लाते हैं, लीड नाइट्रेट आप हीट करते हैं
तो लीड ऑक्साइड बनता है, साथ में साथ एक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनता है और ऑक्सीजन भी बनता है। तो ये भी एक प्रकार का देखिए लीड नाइट्रेट क्या था, एक सिंगल सब्सटेंस था, टूटा दो या दो से अधिक छोटा छोटा सब्सटेंस में, तो ये कहलाएगा डिकम्पोजिशन। और यहाँ पर हीट दे रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में भी कैसा, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये हो गया। अगला रिएक्शन करा, यू विल से व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। आप मार्केट से खरीद के लाए, तो मार्केट से क्या खरीद के लाए, व्हाइट सिल्वर क्लोराइड, तो ये किस कलर का था, व्हाइट कलर का। ठीक है, अब ये सिल्वर क्लोराइड जो है आप सनलाइट के प्रेजेंस में इसको डाले तो इसका कलर चेंज हो गया। कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो सिल्वर का जो कलर हो गया कैसा कलर हो गया, ग्रे कलर। कैसा कलर हो गया, ग्रे। तो ध्यान में रख लीजिएगा, सिल्वर क्लोराइड इंटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाई लाइट। तो देखिए जैसे सनलाइट मिला तो टूट गया और क्लोरीन गैस भी रिलीज हुआ। तो ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन हो गया, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग सनलाइट वगैरह को देखते हैं उसको बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन। तो ये रिएक्शन हो गया फोटो डिकम्पोजिशन, इसमें लाइट देते हैं तब जाके डिकम्पोजिशन टूटता है। ये हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछेगा चाइना डिश है, चाइना डिश पे जो रखा हुआ है यही क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये सनलाइट मिला, ये याद रख लेना है। इसका कलर चेंज हो जाता है ग्रे कलर। तो आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा, ये डायग्राम आपको कभी कभी क्वेश्चन में आता है एग्जाम में। तो यहाँ आपको इस डिश में आपको रखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड, जैसे सनलाइट मिला, इस सनलाइट मिला सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे। तो इस देखिए किस कलर का चेंज हो गया, ग्रे कलर। यानी कि यहाँ से अगर इसका कलर पूछेगा तो आपको बताना है इसका कलर होता है कैसा, इसका कलर होता है व्हाइट। और ये जो बन गया सनलाइट के कारण तब इसका कलर कैसा हो गया, ग्रे। तो ये चीज को नोट डाउन कर लेना। अगला कर रहा है सिल्वर ब्रोमाइड इज आल्सो बिहेव एज सेम, सेम सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, इसको सनलाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो ये भी अपना एजिड में टूटता है और ब्रोमीन गैस में टूटता है। और इस रिएक्शन का यूज जो है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। याद रख लेना है आपको, ये सीख पूछा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट ऐसे दे देगा और ऑप्शन में आपको दे देगा कि इस रिएक्शन का किसमें होता है, तो आपको ऑप्शन में दिखेगा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो उसको टिक कर देंगे। ये हो गया। तो अगला एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, इंडोथर्मिक रिएक्शन आपको बता देते हैं। इंडोथर्मिक रिएक्शन में मेरे अनुसार एकदम छोटा सा डिफिनेशन याद रखना है। ऐसा रिएक्शन, दोज दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब मतलब उसको दिया जा रहा है, जिसमें हीट या तो एनर्जी, हीट लीजिए या तो और एनर्जी कर दीजिए, हीट और एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो उसको बोलेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अभी हम लोग देखेंगे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक आपको जो ट्यूब दिख रहा होगा, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में देखिए एक थ्रेड टाइप का होगा, थ्रेड से बांध दिया गया है इसे। और इसमें क्या है, देखिए आयरन है, क्या है, आयरन नील। और ये पूरा सॉल्यूशन ब्लू कलर का दिख रहा होगा, ब्लू कलर का ये क्या है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में किसको डाल दिया गया, आयरन को। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है। आयरन नील्स डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन नील को कॉपर सल्फेटिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया गया, मतलब डाल दिया गया। अब देखते हैं क्या चेंजेस आएगा। इधर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ से गौर करके देखते होंगे कि आयरन नील पहले ऐसा था, पहले ऐसा था। अब जैसे इसको इसमें डालें तो धीरे धीरे कलर इसका चेंज हो गया, कलर इस टाइप का हो गया चेंज होने के कारण। अब चेंज हो गया तो इसका भी कलर देखिए, ये पहले ऐसा था, अब इसका कलर कैसा हो गया, हल्का देख रहे हैं आपको ब्राउन कलर का नजर आ रहा होगा। तो ये थी यही चीज का कलर का चेंजेस हुआ था, ध्यान में रख लेना। व्हाई डज आयरन नील बिकम्स ब्राउनिश, क्यों जो आयरन नील ब्राउनिश हो गया। एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स, यहाँ ब्लू कलर था, देखिए ब्लू कलर थोड़ा फेड हो गया, गाढ़ा था देखिए एकदम नॉर्मल हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आयरन के कारण। आयरन को जैसे इसमें डिप किए तो ये रिएक्शन करके ऐसा कलर बना लिया ब्राउनिश कलर, और इसका जो है फेड हो गया ये। तो ये ध्यान में रख लेना आपको। तो ये रिएक्शन हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कारण। अब हम आपको इसके बारे में फिर बताते हैं क्या हुआ होगा। तो हुआ ये होगा कि आयरन गया, ठीक है, आयरन में क्या था, ये Fe था, और इससे क्या था, इसमें प्लस CuSO4 था। तो CuSO4 हम आपको बताएंगे रिएक्टिविटी मेटल का। तो उसमें क्या होता है, Fe ऊपर होता है और Cu नीचे होता है, यानी कि ज्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है। तो ये दोनों में युद्ध होता है, तो इस Cu को धक्का मार के यहाँ से हटा देता है, धक्का मार के हटा देता है और बना लेता है इसके Cu को हटा के, और SO4 के साथ जुड़ जाता है। अब इसको धक्का मार के हटा दिया तो ये क्या हो गया, अकेला हो गया। तो ये बना, याद रख लेगा, यही बना आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, FeSO4। और ये Cu जो था फेड करके अकेला जो बच गया वो है। तो इसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Fe था,
और CuSO4 मिला, तो इसका सोल्यूशन था, पहले याद रखिए कैसा था, ब्लू था, और इसका कलर तो जानते ही कैसा होता है, नॉर्मल आयरन का जो कलर था वो था। अब जैसे डिप किया तो इसका कलर हो गया कैसा, फेड हो गया ये, सॉरी ये FeSO4 बना लिया तो इसका कलर हो गया, आपको बनाया था कैसा कलर हो गया था, ब्राउनिश कलर। कैसा कलर हो गया था, थोड़ा ब्राउनिश कलर, और Cu साथ में अकेला निकल जाता है। फिर Zn और CuSO4 में Zn जो होता है हाइयर रिएक्टिव होता है Cu से, Cu कम रिएक्टिव होता है, तो Zn इसको धक्का मार के हटाएगा और ZnSO4 बना लेगा, Cu अकेला हो गया। फिर PbCl2 में Pb जो होता है Cu से ज्यादा ताकतवर है, कम ताकतवर है, तो इसको धक्का मार के हटाएगा तो PbCl2 बनाएगा और Cu अकेला हो गया। इस सब रिएक्शन में आपको जो है ये दिखा रहा है कि हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव एलिमेंट, हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे कि Fe प्लस CuSO4, तो ये हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट था, ये था लेस रिएक्टिव, तो इसको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और क्या बना लिया, FeSO4, और Cu अकेला रह गया। तो इसी रिएक्शन को, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि हाइयर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, तो उसी रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान में रखना है कि एकदम सिंपल में हम बता रहे हैं, मेरे बातों का आपको ध्यान में रखना है। इसमें होता है दो आयोनिक कंपाउंड आता है, जैसे कि हम ले लिए दो आयोनिक कंपाउंड Na और Na2SO4 BaCl2। अभी दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेगा, दोनों अपना अपना आयन को एक्सचेंज करेगा, तो ये देखिए पहला वाला कैटायन होता है, दूसरा वाला एनायन होता है, इसका भी पहला कैटायन दूसरा एनायन, तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, इसके माइनस के प्यार कर लेगा, और इसका वाला इसके माइनस के साथ प्यार कर लेगा। एक्सचेंज ऑफर जानते हैं, एक दूसरे का एक्सचेंज करा, एक मूवी था इसमें एक दूसरे का पार्टनर को एक्सचेंज किया जाता है, तो समझिए उस टाइप का, समझने के लिए इसको थोड़ा गलत वे में नहीं लीजिएगा। ये जब इसके पार्टनर के साथ मिल गया और ये जो था इसके पार्टनर के साथ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, उसमें मोस्टली कुछ कुछ प्रेसिपिटेशन भी होता है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है उसको जान लेते हैं। इस रिएक्शन है, इसमें देखिए गौर से, पहले Na2SO4 था, BaCl2 था, दोनों रिएक्ट किया, दोनों पानी है, एक्वा सॉल्यूशन पानी में मिला हुआ, दोनों को मिलाया, तो मिलाया तो एक सॉलिड फॉर्म हो गया। यहाँ पे गौर से देख रहे हैं सॉलिड आपको फॉर्म होता हुआ दिख रहा होगा। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक सब्सटेंस, दोनों लिक्विड सब्सटेंस को मिलाने के बाद एक सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, जो सॉलिड रिएक्शन के बाद सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, और साथ में NaCl है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें कि इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होता है फॉर्म होता है, तो उसको बोलेंगे प्रिसिपिटेट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल पूछेगा तो आपको ये बताना पड़ेगा। सोडियम सल्फेट रिएक्ट करता है बैरियम क्लोराइड के साथ, तो बैरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है, और आपको बताना है प्रिसिपिटेट कौन सा होता है, तो BaSO4 होता है। एक बार हम अच्छे से समझा रहे हैं, Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बैरियम क्लोराइड, ये दोनों रिएक्ट करेगा तो बनेगा, दोनों AQ होता है, दोनों पानी में मिला होता है, एक्वा सॉल्यूशन। अब दोनों रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, आपको याद रखना है BaSO4। कैसे बनेगा, क्योंकि ये प्लस में टूटेगा ये माइनस में, ये प्लस में टूटेगा ये माइनस, तो इसका वाला इसके पार्टनर के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो है इसके पार्टनर के साथ जुड़ा तो BaSO4 बनाया, और ये इसके पार्टनर के साथ जुड़ा तो NaCl बनाया। बैलेंस कर दीजिएगा इसको। ये रिएक्शन था, दोनों अपना आयन को एक्सचेंज किया तो डबल डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे प्रिसिपिटेट भी फॉर्म हुआ। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, और उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड, कॉपर पाउडर को कोटेड कर दिया गया है, कोटेड करके क्या कर दिया गया है, इसका ब्लैक कॉपर ऑक्साइड बन गया, कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, कोटेड कर दिया गया ब्लैक कॉपर ऑक्साइड के। व्हाई हैज द ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म, क्यों जो ये ब्लैक सब्सटेंस फॉर्म हुआ, तो हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड। जैसे ही Cu को जलाएं तो यहाँ पर Cu को जलाएं तो O2 मिल गया, O2 मिल गया तो जो CuO बन गया, तो ये बन गया कैसा कलर का, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड CO से अब CuO बना, अब इसे हाइड्रोजन गैस पास करवाया जाता है, तो रिएक्शन टर्न्स ब्राउन, फिर वापस ये रिएक्शन जो होता है जैसा कलर था वापस वो मिल जाता है ब्राउन कलर का, Cu जो मिला कैसा हो गया, ब्राउन। तो याद रख लेना है, यानी कि हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन हुआ तो कलर हो गया ब्लैक, और यहाँ हाइड्रोजन दे रहा है, यानी हाइड्रोजन देने का मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होने में क्या हो गया, कलर वापस फिर मिल गया ये ब्राउन। इफ ए सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज, कोई भी सब्सटेंस को अगर ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन का गेन करता है, तो उसको बोलते हैं वो ऑक्सीडाइज किया, यानी कि ऑक्सीडेशन किया।
इफ ए सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन, कोई सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन लूज करता है उसी रिएक्शन में तो उसको बोलते हैं वो रिड्यूस हुआ, यानी उसका रिडक्शन हुआ। ये ध्यान में रखिएगा। अगर O2 का एडिशन हुआ, ऐड होगा, प्लस जुड़ेगा तो ये होगा ऑक्सीडेशन। और अगर ऑक्सीजन निकलेगा, रिमूव होगा, माइनस मतलब निकलेगा, तो हो जाएगा रिडक्शन। तो ये ध्यान में रखना है। अगला, द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज। अगर किसी भी चीज में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस हो, उसमें प्लस H2 हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। इन अदर वर्ड्स, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है प्लस में रिडक्शन भी होता है, ऑक्सीडेशन भी होता है प्लस में रिडक्शन भी होता है। तो हम सिंपल भाषा में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ CuO है, तो यहाँ से ऑक्सीजन, और ये देखिए ये दोनों का आपको देखना है। यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका क्या होता है? रिडक्शन। यानी CuO का क्या हो गया? रिडक्शन। क्या हुआ? रिडक्शन। और यहाँ H2 है, H2 में क्या हुआ? ऑक्सीजन मिला तो एडिशन हुआ ऑक्सीजन का। यहाँ अकेला था, इसमें कोई वाटर ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर H2O में ऑक्सीजन आ गया, यानी H2 क्या किया? ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा। इसमें आपको लिखना रहेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेरा भी आपको समझने के लिए ये बता रहे हैं कि पहले ऑक्सीडेशन में क्या हुआ, कि किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ, इसमें जो है आपको लिखना है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। आर ए मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, ओ ए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओ मतलब ऑक्सीडेशन, आर मतलब रिडक्शन। तो यहाँ CuO में से ऑक्सीजन हटा है तो इसका रिडक्शन हुआ, तो CuO हो गया रिडक्शन, लिख लिए। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, इसमें O2 जुड़ा है तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन, H2 का हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये लिखा गया। अब जस्ट इसका उल्टा लिखेंगे, जो ऑक्सीडेशन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जो रिड्यूसिंग रिडक्शन होता है जिसका, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन आपको ध्यान में बस रखना है, ये लिखना है और इसमें जस्ट इसका अपोजिट कर देना है अभी समझने के लिए। आपको यही बनाने के लिए आएगा एग्जाम। तो आपको पता चल गया, हम लोग पहले ऑक्सीडेशन लेंगे, रिडक्शन लिख लेंगे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आ जाएगा रिडक्शन वाला, और रिड्यूसिंग एजेंट में आ जाएगा ऑक्सीडेशन वाला। ठीक है। और ये दोनों जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक और एग्जाम्पल को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ZnO प्लस C प्लस Zn प्लस CO। अब आपको बताना है ऑक्सीडेशन, ठीक है, रिडक्शन, उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट, जल्दी। तो यह ZnO है, ठीक है, ZnO, यहाँ से ऑक्सीजन निकला है, हट गया, यानी इसका क्या हो गया? ZnO का रिडक्शन। ये कार्बन है, कार्बन में कुछ नहीं था, अकेला था, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। अब ये हो गया, हम बताए थे कि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि कार्बन आ जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन हुआ ZnO वो आएगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बन गया क्वेश्चन। अब आपके लिए हम होमवर्क में ये दे रहे हैं, ये इसको आपको बना के, अगर आपको बना लीजिएगा, अगर आपको आंसर हमको भेजना होगा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9334748958 पे आप सेंड कर दीजिएगा सॉल्यूशन। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट। चलिए, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब आप लोग देखेंगे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है ऑक्सीडेशन रिएक्शन को? हम लोग तो बिल्कुल किए। मेरा क्या था कि एक बार हम क्या किया, मेरे समय में बहुत, हम 9th-10th में थे तो मेरा भी बोर्ड का एग्जाम था, मेरे घर में ढलाई था, तो आयरन का जो था लोहा वो आया और वो बाहर रखा गया, बाहर रखा गया, कोई उसको देख रेख करने वाला नहीं था तो बाहर में पड़ा रह गया। तो बाहर में पड़ा रह गया, और बाढ़ में पड़ा रह गया बहुत दिनों तक, लगभग 10 दिन तक तो पड़ा रह गया। और 10 दिन के बाद देखिए तो पूरा आयरन खराब हो गया, एकदम ब्राउन कलर का उसमें लेयर फॉर्म हो गया लोहा पे। ब्राउन कलर का ये जो लेयर फॉर्म हो गया वो एकदम खराब हो गया। तो थोड़ा बोला कि ये ना, वो जो मिस्त्री था बोला कि ये आयरन जो है उतना कामयाब नहीं हुआ, कि उसमें बहुत ज्यादा जंग लग गया। तो ये क्यों हुआ, अब हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। You must have observed the iron articles are shiny when new। हम जब, मेरा बताए थे कि जब नया था रॉड आया था आयरन का तो बहुत ही न्यू था और बहुत ही उसका कलर अलग ही था, तब न्यू था। अब जैसी जैसी बाहर में छोड़ दिया तो मॉइस्चर था, मॉइस्चर में क्या होता है आपको पता ही होगा, मॉइस्चर में क्या होता है? H2O होता है। अब कितना मात्रा में H2O होता है वो भी नहीं पता, और साथ में साथ ऑक्सीजन भी मिलता है इसको, ये दोनों चीज एटमॉस्फेयर में रहता है। अब ये मेरा आयरन का था तो ये Fe था, अब इसके साथ ये बेचारा रिएक्शन कर रहा है, हम इसको अंदर डाल ही नहीं रहे हैं, और ये आराम से दोनों लैला मजनू खेल रहा है।
तो ये दोनों जो है रिएक्शन करने के बाद मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करने के बाद बना लेता है Fe2O3 इंटू XH2। तो ये हमको ध्यान में रखना है, यही रस्ट हो जाता है, यही जंग लगा देता है। तो नया था, अब धीरे धीरे रिएक्शन करेगा एटमॉस्फेयर में, तो धीरे धीरे वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन पाउडर टाइप का, रेडिश ब्राउन पाउडर हो गया। ये मेरा जो हो गया, ये हो गया रेडिश ब्राउन पाउडर। आप गौर कीजिएगा घर में। तो ये हो गया, तो ये क्या बना Fe2O3 इंटू XH2। इसको बोलते हैं, आपको आप नाम भी पूछेगा भी बता देते हैं हम। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड 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 फेरिक ऑक्साइड। ध्यान में रखना, क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड इसको। तो ये हो गया। उसी प्रकार कॉपर का भी होता है, सिल्वर का भी होता है, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर करा इट इज सेड टू बी कोरेड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कोरेजन। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके उसका जो अपना नेचर को खो देना, इस रिएक्शन को बोलते हैं कोरेजन। याद रख लेना, कोरेजन से बहुत चीज डैमेज होता है, कार बॉडीज ब्रिज, इस सब में भी आयरन, इस सब में जंग लग जाता है रिएक्शन होने के कारण, तो बहुत चीज डैमेज हो जाता है। तो एवरी ईयर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज सेंट टू रिप्लेस डैमेज। अब जो भी आयरन खराब हो गया तो फिर मनी सरकार भेजता है कि इसको नया बनाओ। पुल सभी को भेजता है कि बहुत दिनों का पुल सभी खराब होता है तो उसको देता है कि इसको नया बनाओ। ये सब किसके कारण हुआ, कोरोजन के कारण। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे बताते हैं। जो रस्टिंग हुआ है, इसे बचने के लिए क्या करेंगे, कोटिंग करते हैं। किसका कोटिंग करते हैं, सिल्वर का, कोटिंग ऑन सिल्वर ओवर द आयरन, ओवर दी आयरन, इससे थोड़ा कम होता है। दूसरा क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। देखते होंगे हम लोग पेंट करते हैं। ये सब चीज से क्या होता है, जो है बच जाता है, लॉन्ग टर्म तक चलता है। या इस पे एक और होता है, जिंक ग्रेनुअल्स का लेयर फॉर्म कर देते हैं, जिंक का, उसी पे क्या कर दिया, जिंक ग्रेनुअल्स का लेयर कोट कर दिए, तो इससे भी बच जाएगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना है, इससे आपका कोरेजन थोड़ा होगा लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसको होने में, आपका लंबा समय तक मेटल जिंदा रहेगा। तो ये था कोरेजन। अब हम लोग पढ़ते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है कि ये बहुत ही आपको ध्यान में रखना है कि कभी क्या होता है कि खाना था गर्मी के समय, मम्मी बना के रखती, बोला बेटा खा लेना। अब बेटा आजकल पबजी खेल रहा है या फ्री फायर खेल रहा है, बेटा खाना खाया, वो खाना खाना था उसको 1 घंटा में, और खाना खा रहा है पबजी खेलते खेलते शाम में, इवनिंग के समय। इतना देर में खाना क्या हो गया, खराब हो गया। अब स्मेल उसका खराब हो गया, टेस्ट खराब हो गया। तो अब क्यों हुआ उसको तो पता ही नहीं, अब खाना नहीं खाया और मम्मी आया तो झूठ के खाना को डाल दिया डस्टबिन में और बोल दिया कि हम खाना खा लिया। तो ये उसको पता होना चाहिए था ये खाना मेरा बर्बाद क्यों हुआ। तो क्यों हुआ देखते हैं। Have you ever tasted a smelled fat oil containing food materials left for a long time? लंबे समय तक कोई जो ऑयली चीज बना हुआ है या फैट कंटेनिंग सब्सटेंस, उसका टेस्ट चेंज होना क्यों होता है। तो हम लोग बताते हैं, जो जितना भी चीज होता है मोस्टली में फैट होता ही है और ऑयल से होता ही है, फैटी एसिड और ऑयल्स उसमें होता ही होता है। और वो क्या किया, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंस है उसके साथ मिल गया, दोनों छुपन छुपाई खेल लिया, और इससे क्या हुआ कि उसका टेस्ट खराब हो गया, स्मेल खराब हो गया, टेस्ट और स्मेल आपका खराब हो जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। When fats, oil are oxidized, they become rancid। जब ऑयल और फैट्स जो होता है ऑक्सीजन मिल जाएगा तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइज होगा, तो वो रेंसाइड हो गया, मतलब कि वो खराब हो गया, उसका टेस्ट में क्या हो गया, स्मेल और टेस्ट में चेंज हो गया। तो इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। और अब इसको प्रिवेंट करना, ऑक्सीडेशन से बचना है कि मेरा खाना जो है ऑक्सीडेशन ना करे, तो उसको आपको एंटीऑक्सीडेंट ऐड करना है फूड में। तो क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही मतलब जैसे कि कुरकुरे वगैरह का पैकेट है एकदम देखिए पूरा पैक रहता है, उसमें थोड़ा भी जाने का एकदम कभी खोलेगा एकदम प्रेशर क्रिएट होगा, ऐसे दाबिएगा तो उसका पैकेट तो पूरा एयर टाइट पैक किया हुआ रहता है। तो आपको एयर टाइट पैक करना है, जैसे कि ऑक्सीडेशन होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे होगा। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, जैसे कि उसमें है गैस डाल देना है, नाइट्रोजन गैस। उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं होता जल्दी, लेट से होता है। तो ये सब चीज आप ऐड कर सकते हैं, N2 गैस को ऐड कर सकते हैं, प्लस में एयर टाइट पैकिंग कर सकते हैं, एयर टाइट पैकिंग। ये 2 काम कीजिएगा तो एनसीडीटी से बच जाएगा। यही से यहाँ तक आज तक हम लोग ने पूरा फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। अब एक हम लोग वीडियोस में सॉल्यूशन देखेंगे सारे एनसीईआरटी का।